बोलिए। आज हम 64वीं मुख्य परीक्षा की कटअफ पर चर्चा करेंगे। मेरी इच्छा तो नहीं थी कटअफ देने की, आप कह सकते हैं मुझे मजबूर किया गया है, क्योंकि इस पे टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा होती है। जब मैंने पहली बार 60 से 62वां में कटअफ बहुत विश्लेषण करके, उससे पहले भी कटअफ में अनुमान के आधार पर देता था और लगभग सही ही होता था। 60 से 62 में मैंने बहुत विश्लेषण के आधार पर दिया था और मैंने फाइनल रिजल्ट का 593 कटअफ रखा था। तो कई छात्रों ने कहा 593 तो मेंस का स्कोर होगा आप, और बहुत सारी भद्दी भद्दी बातें कही गई, अलग अलग चीज़ें कही गई। तो उसके बाद से मुख्य परीक्षा के लिए मैंने अनुमान नहीं दिया, पीटी का अनुमान हम देते रहे। लेकिन इस बीच में आप कह सकते हैं लॉकडाउन का असर होगा। दिल्ली में कोचिंग भी नहीं चल रही होगी, पटना में वही स्थिति है। दिल्ली, पटना और भारत के कोने कोने के जो छात्र बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आप एक मान के रखें एक दिन में 100 से 150 ज़्यादा फ़ोन आता है। सर कटअफ कब कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब शुरू होगा। मेरे खुद छात्र जो 50 के संख्या में मैं जिसको सीरियस स्टूडेंट मानता हूँ, वो भी बार बार, एक तो आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कभी कह दिया जाता है मार्च में आएगा रिजल्ट, कभी अप्रैल में आएगा, कभी जून में आएगा, और फिर ये डाल दिया गया कि जुलाई में आएगा रिजल्ट। और कई छात्रों ने इस तरीके से सेव कर दिया कि नहीं अब आ रहा है, आप इंटरव्यू की तैयारी कराइए। ठीक है, तो आप मान के रखें कि बाहरी छात्रों के ज़्यादा दबाव, अपने छात्रों के नहीं, क्योंकि अपने छात्र में से अधिकतर अब 65वीं की मेंस को फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाहरी छात्रों के, विशेषकर दिल्ली और पटना के छात्रों के विशेष दबाव के कारण मैं ये कटअफ बता रहा हूँ। हो सकता है अनुमान सही भी हो जाए, गलती भी हो जाए, लेकिन मैं विश्लेषण के आधार पर यह रख रहा हूँ। इसलिए अगर कोई त्रुटि हो तो, और इसलिए जो मेरा अनुमान होगा प्रश्नों की प्रकृति, सीटों की संख्या, नॉन सीरियस स्टूडेंट और मार्किंग पैटर्न में चेंज होने के आधार पर होगा। इस बात का आप कतई अनुमान नहीं लगाएंगे कि मुझे किसी स्रोत से पता चला है या किसी ने मुझे बताया है। इस भ्रम में आप नहीं पढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हम ये विश्लेषण 4 मुद्दे पर लेकर कर रहे हैं कि 64वीं का कटअफ क्या होगा। एक तो प्रश्नों की प्रकृति, दूसरा सीटों की संख्या, तीसरा नॉन सीरियस स्टूडेंट की संख्या, दूसरा मार्किंग पैटर्न में चेंज। इस 4 के आधार पर हम कटअफ को सेट करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों की प्रकृति को हम सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि ये सबसे सीरियस है। पहला है, बाकी 2, 3, 4 पर हम चर्चा कर लेते हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं और वो बीपीएससी एग्ज़ाम दे देते हैं। तो एक तो मेंस देने वाले की संख्या बढ़ जाती है, दूसरा कई सीरियस स्टूडेंट कंपटीशन में पीटी में बाहर हो जाते हैं। हर एक साल ऐसा होता है कि 20% सीरियस स्टूडेंट जो सिर्फ बीपीएससी को फोकस करते हैं, मेंस उनका अच्छा होता है, वो बाहर हो जाते हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा कटअफ डाउन शेप में गया है। पिछले 2-3 बीपीएससी में कटअफ डाउन शेप में 56 से 59 के बाद अगर आप गौर करेंगे 60 से 62, ठीक है, और 63 में देखेंगे तो कटअफ थोड़ा डाउन शेप में है। मार्किंग पैटर्न में चेंज हुआ है। मार्किंग पैटर्न का चेंज का मतलब ये है कि एक तो जीएस जो बहुत ज़्यादा विविधता को लिए हुए है, उसकी महत्ता ज़्यादा हो गई, 600 मार्क्स का है और ऑप्शनल सिर्फ 1 रह गया है। और इसके अलावा जीएस हो या ऑप्शनल में पहले जो मार्किंग पैटर्न हुआ करता था, अगर आप टॉप क्लास लिखते हैं तो यू कैन इसको अराउंड 65 to 75 ये माना जा रहा था। 65 to 75 ये रहता था पहले। अब आप टॉप क्लास लिखते हैं तो आपका ये 60 to 70 हो गया है, और बहुत अच्छा लिखते हैं
तो आप 55 से अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं तो 55 से 60, अच्छा लिखते हैं तो 50 से 55। तो ये पैटर्न चेंज हुआ है, इसके कारण भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ है। और जीएस की महत्ता बढ़ रही है, क्योंकि जीएस में किसी की हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी हो ये संभव नहीं है, इसलिए मार्किंग पैटर्न थोड़ा सा कम हुआ है। तीसरा है सीटों की संख्या। सीट अगर कम रहते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि सिर्फ इस सीटों की संख्या से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति अगर बहुत टफ हो और आसान हो, टफ हो तो चलिए मार्क्स डाउन होगा, लेकिन आसान हो तो सभी को मार्क्स आ जाएंगे, तो सीटों की संख्या बड़े होने के बावजूद भी मार्क्स अपर जा सकता है। तो दोनों का संतुलन होना चाहिए निश्चित। लेकिन यह बात मानी जा सकती है कि जो 1485 सीट थे, लगभग 3700 सम रिजल्ट आने की संभावना है, तो कट ऑफ डाउन होने का एक वो कारण बन सकता है। तो ये तीन चीज है, लेकिन बहुत सीरियसली ये प्रभावित नहीं करता है। मार्किंग पैटर्न में चेंज हुआ है तो कट ऑफ 60 से 62 और 63 में आप देखने को मिल रहा है, यानी आप स्टूडेंट भी इस बात के लिए निर्भर होते हैं। पहले होता था कि आपको सिलेक्शन होने के लिए 60 to 65 और अच्छा रैंक लाने के लिए 65 से 70 को देखना होता था। अब स्टूडेंट 60 के राउंड में देखते हैं, 55 प्लस टू 60 उसको फोकस मारते हैं। तो मार्किंग पैटर्न की समझ सब स्टूडेंट को हो चुकी है कि थोड़ी सी टाइट मार्किंग पैटर्न अपनाई गई है बीपीएससी के द्वारा। सीटों की संख्या ये प्रभावित कर रहा है, लेकिन बहुत आप कह सकते हैं वो सीटों की संख्या का जब तक प्रश्नों की प्रकृति से कम्बिनेशन नहीं होगा तब तक उस पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, निश्चित ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, कट ऑफ डाउन हो सकते हैं। ठीक है, असली जो चेंज होता है प्रारंभिक परीक्षा में भी देखिएगा कि कट ऑफ जो है कांस्टेंट रहा है। उसके पीछे रीजन ये रहा है कि जिस बार रिजल्ट बहुत ज़्यादा हुआ है तो उस बार प्रश्न आसान रहे तो ठीक उतना ही कट ऑफ रहा, और जिस बार सीट कम रही है तो प्रश्न की प्रकृति बहुत हार्ड रही है तब भी कट ऑफ उतना ही रहा। तो प्रश्न की प्रकृति ही निर्धारित करती है कट ऑफ क्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। न तो सीटों की संख्या, न सीनियर स्टूडेंट, न पैटर्न। ये आप कह सकते हैं ये तीनों चीज जो है आपको ये 10%, ये 5% और ये 5% ये प्रभावित करती होगी। लेकिन जो विस्तृत रूप से ये प्रभावित करती है ये प्रश्न की प्रकृति। और हमने प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण किया है और छात्र ने भी विश्लेषण किया होगा। समग्रता से विश्लेषण करने के बाद मुझे दो चीज स्पष्ट नजर आई कि जीएस फर्स्ट जो स्कोरिंग होता है, जिसमें छात्र सबसे ज्यादा मार्क्स लाया करते रहे हैं, उसकी स्थिति इस बार अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्टैट की प्रकृति भी बहुत डिफरेंट थी और हिस्ट्री की प्रकृति भी डिफरेंट थी, और करंट अफेयर्स पहले से भी डायनामिक था, इस बार और ज़्यादा डायनेमिक हुआ है। इसलिए फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग डाउन होने की संभावना है। हम इस प्रश्न का विश्लेषण करके बताएंगे कि कैसे ये डाउन होने की संभावना है। अब अगर आप गौर करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, पहले क्या होता था कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर में हर एक स्टूडेंट 6 से 8 क्वेश्चन की तैयारी करते थे, मैक्सिमम 8, और उसको बार बार अभ्यास करते थे, और ये पूरी संभावना होती थी कि वो स्टूडेंट 3 का 3 प्रश्न आसानी से लिख लिया करता था। अगर न बहुत समस्या हुई फिर भी 3 प्रश्न उसके हिसाब से आता था। एक सेट पैटर्न होता था, फलाना पूछा गया, अब इसको हटा करके ये नया चीज आएगा। लेकिन इस बार बहुत डायनेमिक चेंज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में हो गया। अगर आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको लगेगा चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था, ये क्योंकि 56 से 59 में पूछा था। हालांकि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन है, किसी भी पुस्तक में बहुत बेहतर ढंग से आंसर नहीं दिया गया है। 56-59 में लॉन्च किया गया था और कुछ छात्रों ने
उसके बाद इसकी बेहतर तैयारी कर ली होगी, सेव कर ली होगी। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब लगातार 3-4 बीपीएससी से इस क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, तो हिस्ट्री में लोग छोड़ने में विश्वास करते थे कि अगर रिपीट हो गया तो उसको नहीं, जो क्वेश्चन आ गया है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, रेस्ट को पढ़ेंगे। इस तरह का भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाले में लोग करते हैं। तो मैं बता सकता हूं कि अधिकतर सीरियस स्टूडेंट ने चंपारण सत्याग्रह को बहुत डिटेल नहीं तैयार किया होगा। पिछले बार की संभावना थी, क्योंकि पिछले बार वो शताब्दी वर्ष का शेप था, लेकिन इस बार उसको उस तरीके से डिटेल 63 में संभावना रहती तो उसको बहुत अच्छी तैयारी कर लेते, लेकिन 64वीं में उसको बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। रिपीटेशन इस क्वेश्चन की बराबर हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, और सबसे बड़ी बात है बनाया भी होगा आंसर। लेकिन अगर लास्ट पीरियड में आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो इसके बाद इसलिए उस क्वेश्चन के में मैं मार्क्स मानता हूं कि लोगों को 55 से 60, बहुत अच्छा लिखे होंगे तो 60, और नहीं तो 55% के लिए मार्क्स आएगा। अगर इस प्रश्न को छोड़ दें तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसकी तैयारी छात्र करके गए होंगे या संतुलित आंसर लिख के आए होंगे। अब देखिए, मौर्य कला जब लोग पढ़ते हैं तो हर एक कला का हर एक पार्ट पढ़ जाते हैं, उस तरह से तैयार करके रखते हैं। एक ने फोकस कर दिया भवन, और उसमें बौद्ध धर्म से संबंध। अगर आप किसी प्रश्न का बार बार तैयारी करते हैं, समग्रता से इस तरह की सोच बना के जाते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको प्रश्न की बदली प्रकृति, जिसकी आपको भनक भी नहीं थी, संभावना भी नहीं थी, क्योंकि एक सेट पैटर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में था, वहां आपको सेट करना पड़ा, तो थोड़ी मुश्किल जरूर हुई होगी। लेकिन क्योंकि मौर्य कला इतनी बार पढ़ा होगा तो लड़कों ने ठीक ठाक लिख ही दिया होगा, इसलिए मैं उसमें दोनों में, इसमें भी मैं 55 से 60 नंबर मार्क्स को एक एवरेज में देख रहा हूं। यानी ये 2 क्वेश्चन लड़के लिखे होंगे, लेकिन इसमें भी 60 तो नहीं, प्लस नहीं होंगे, 50 to 56। अब देखिए समुद्र पारिये वाला, अब ये गिरमिटिया का इतना डेंजर क्वेश्चन है, इंडेंचर, जैसे OCI आप देखते हैं आजकल, तो उस समय OCI का समय ओवरसीज पर्सन, ठीक है, बिहार से गिरमिटिया कैसे गया, तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, और किसी ने तैयारी करी भी नहीं होगी तो इसको छूने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शॉर्ट नोट में है नेहरू की सेक्युलरिज्म, नेहरू की सेक्युलरिज्म छात्रों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे तो वर्किंग पैटर्न, वर्किंग एंड मजदूर और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो वो भी अगर ये नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। सेंसस 80-81, जाति धर्म का प्रभाव, इस कैनवस से बीपीएससी के छात्र आर्ट एंड कल्चर की तैयारी नहीं करते, तो ये शॉर्ट नोट्स लिखना भी आसान नहीं था। एक नया झटका, बहुत दिनों के बाद शॉर्ट नोट पूछा गया। जनजातीय आंदोलन में लोग बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह को करके जाते हैं, लेकिन यह जनजातीय आंदोलन एक समग्र जनजातीय आंदोलन था, जिसके स्वरूप और सफलता के कारण बताने हैं। लड़कों ने अंदाज में स्वरूप सेट किया होगा संपूर्ण, जैसे मैंने अपने क्लास में बताया हुआ था कि 3 दौर को देखते हैं। स्वरूप 3 था, आरंभिक रूप में स्थानीय, ठीक है, और स्थानीय फिर विस्तार हुआ, उसका राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया, और तीसरे दौर में जाकर के वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, जिसमें 2 धारा हो गई, गांधीवादी और मार्क्सवादी धारा। इस तरह का शेप था, स्वरूप था। इस तरीके से स्वरूप को तैयारी छात्र नहीं करके आते हैं, और ऊपर से समग्र भारत का देना होगा, और हर एक कुछ कम से कम आपको 6-7-8 आंदोलन जो मुख्य है उसको फोकस करना होगा, उस स्वरूप को पीरियड में बांट करके, तो वो आसान क्वेश्चन नहीं था। और राष्ट्रवाद के विकास की पर आलोचनात्मक व्याख्या की जो ऋषि उत्तरार्ध में, ये प्रश्न वो लड़के जनजाति राष्ट्रवाद वाला जो प्रश्न है, अगर हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट रहा होगा तो राष्ट्रवाद का आसानी से लिख दिया होगा, लेकिन बाकी छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर
इसमें से अगर ये दो लिख ले कोई छात्र तो तीसरा एक खोजने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसका हम मार्क्स मानते हैं 52 55। हम अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 52 55। तो इसमें आप मेरे हिसाब से अगर 55 से 59 के लगभग में आपका स्कोर बनता है, 55 से 59 ये स्टैंडर्ड स्कोर हुआ। 55 से 59 जो टॉप क्लास के स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर हुआ 3 प्रश्न का, ठीक है। तो 55 से 59 में टॉप क्लास के स्टूडेंट उसको होंगे, जिसका क्षरण होगा तो आप ये रख लें। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जो पास करने वाले भी स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर 55 से 59 के बीच में होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैट बहुत डायनेमिक था। स्टैट में अधिकतर छात्रों ने, किसी भी छात्र ने ये स्पष्ट रूप से एग्जाम देने के बाद नहीं कहा कि हमने सारा सही सही उत्तर दिया। हालांकि मेरे यहाँ कुछ छात्रों ने बाद में उसका रिचेक किया गया तो 2-3 छात्रों ने दोनों स्टैट सही बनाया था, लेकिन अधिकतर छात्र लगभग 40-42 छात्र से हम अपने इंस्टीट्यूट के छात्रों से मैंने यहाँ बना करके देखी थी, तो किसी का भी परफेक्टनेस नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद, एग्जाम देने के बाद ही हमने बना के देखी थी। तो इस बार स्टैट की प्रकृति बहुत डिफरेंट थी। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिसको, तो अगर स्टैट जो स्कोरिंग हुआ करता था, जिस पर स्कोर फर्स्ट पेपर का जिप्स करता था, वो आप मान के रखे 36 दूना 72, तो एक एवरेज जो है वो 36 से लेकर के 48 इसी के बीच वेरी कर रहे होंगे, 36 to 48। और अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो ये और ज़्यादा डायनेमिक था। एक तो यूएनडीपी रिपोर्ट का प्रमुख विषय, पीटी के दृष्टिकोण से छात्र पढ़ते हैं, उसका मुख्य विषय क्या था उसका विश्लेषण कीजिए। और उसके बाद था किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति से आगे चला जाता है, यानी एक्चुअल स्थिति को वो नहीं दर्शा पाता है, उस तरह से आलोचनात्मक व्याख्या करना था। मेरे अंदाज से किसी भी छात्र ने इस तरह से सेव नहीं किया होगा, और परीक्षा में भी सेव करना मुश्किल था। पहले रिपोर्ट के प्रमुख विषय क्या हो सकता है, पीटी में कुछ ध्यान में रहा होगा, लेकिन इस तरह से तैयार नहीं हुआ होगा तो रिपोर्ट भी बहुत सारी चीज़ रिपोर्ट की भी नहीं याद रही होगी। और आय, औसत और वर्तमान स्थिति से उसको तालमेल करना, इसकी वास्तविकता को दर्शाना मुश्किल क्वेश्चन था। अब चाबहार बंदरगाह से भारत ने आयात निर्यात मार्ग के प्रमोचन से अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार का प्रोत्साहन की संभावना। देखिए, चाबहार बंदरगाह हॉट टॉपिक था, सभी ने तैयार किया था, लेकिन प्रश्न की प्रकृति सिर्फ चाबहार बंदरगाह नहीं है। अगर प्रश्न की चाबहार बंदरगाह के बारे में आप 2 से 3 पॉइंट दे सकते हैं, 2-3 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन चाबहार बंदरगाह तो उसका मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव होगा, उसका सेंट्रल एशिया पे क्या प्रभाव होगा, उस संदर्भ में छात्रों ने तैयार किया होगा। अगर भारत अफगानिस्तान पर क्या प्रभाव हुआ होगा तो उसकी छात्रों ने 5 से 7 लाइन, 5 से 10 लाइन एक सेब बनाया होगा। किसी ने चाबहार बंदरगाह को कंसंट्रेट करके अफगानिस्तान में के व्यापार प्रोत्साहन को लेकर के एक लंबा नोट्स बनाया होगा, मुझे नहीं लगता है। तो ये भी प्रश्न बहुत डिफिकल्ट था। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थ प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। एक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क का जो सूचक है, रेयर स्टूडेंट को पूरा याद होगा, और उन सूचकों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लीक से बाहर हटके क्वेश्चन था, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। 1-2 राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन, ये जो भारत, भूटान, नेपाल का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन उसमें भी गढ़ने पड़े होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से इस तरह से कोई तैयार करके नहीं गया होगा, तो आंसर गढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोगों ने ठीक ठाक लिख दिया होगा। फिर भूराजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन, OIC वाला जो क्वेश्चन था वो भी करंट में था, लोगों ने तैयार अच्छा किया होगा। इस प्रश्न को
बेहतर ढंग से लिखा होगा, फिर भी इसमें है कि यूएई का निमंत्रण का क्या उद्देश्य है, वो यूएई का संबंध भी देखना होगा और भारत ओआईसी का संबंध को भी देखना पड़ेगा। और तो ये भी उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चर्चा में बहुत ज़्यादा था और इसको तैयार किया होगा लड़कों ने, लगभग ठीक ठाक लिख दिया होगा। मेरा जो इसमें संभावना है वो छात्रों के विश्लेषण से, जो चारों क्वेश्चन का अगर हम एवरेज देखेंगे तो ये हम इसमें दे रहे हैं 45 से 55, ये छात्रों का शेप होगा। तो अगर हम संपूर्णता से देखेंगे तो जीएस फर्स्ट पेपर में अगर कोई भी छात्र इस बार, जैसे कि सेकंड पेपर में और बार होता था कि सेकंड पेपर में कम 160 170 के लगभग में, और फर्स्ट पेपर में 190 200 205 इस तरह स्कोर था, इस बार रिवर्स होगा। आप ये मान के रखें, पहली बार का हम इस मान के रख रहे हैं फर्स्ट पेपर जीएस में, और एवरेज 150, नॉट मोर देन दैट। अब किसी लड़के को 160 होगा, किसी को 70 होगा, किसी को हो सकता है, एक्सेप्शनल के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज मैं मान रहा हूं 150। सेकेंड पेपर में देखेंगे तो इसकी प्रकृति पिछले कई बीपीएससी के सेकेंड पेपर की प्रकृति आसान थी। पॉलिटी का क्वेश्चन पॉपुलर था, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक वाले प्रश्न पर जो है उसके क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ जो है, ये इससे मिलता जुलता प्रश्न यूपीएससी में आ चुका था और कई मैंने भी पढ़ाया है, कई टीचर ने इसको गंभीरता से इसके क्रियान्वयन से संबंधित। हो सकता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक में ये लोग ज़्यादा स्टूडेंट फोकस किए होंगे मौलिक अधिकार नीति निषेध तत्व पे, हालांकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ आर्टिकल 330, 331, 32, 324, 326 ये सभी जुड़ता, लेकिन 350 ये सब जुड़ता। अगर कुछ लड़कों ने उस तरह समग्रता से किया होगा तो कर लिया होगा, परंतु ठीक लिखा गया होगा। न्यायिक सक्रियता बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लोग तैयार करके आए, वो ठीक है। राज्यपाल वाला भी जो है तो आलोचनात्मक क्वेश्चन है, बहुत तीखा टिप्पणी हुई, लेकिन वो क्वेश्चन उतना ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के प्रश्न राष्ट्रपति के संदर्भ में भी आते रहे, तो राज्यपाल की क्या बात है, तो वो कोई गलत क्वेश्चन नहीं था, ठीक क्वेश्चन था। और जो बहुत राजनीतिक दल जो है, ये क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि बहुत जनरलाइज टाइप का आंसर लगता है, लेकिन फिर भी ये आसान लग रहा है। और लेकिन ये स्कोरिंग वाला कोई पेशेप नहीं है, तो इसमें हम अपना जो मेरा अपना मानना है 55 से 65, 55 से 65, यानी 65 लड़के भी ला सकते हैं, 55 से 65। इधर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आसान था, पिछले कई बीपीएससी से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में टफ हुआ करते थे। इस बार हमको खाद्य सुरक्षा पर आलोचनात्मक भूमिका, WTO की भूमिका, आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धि, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ, ये भी आसान क्वेश्चन था, तो मैं इसमें भी इसको मान के रख रहा हूँ 55 से 65। और नदियों के जल प्रबंधन, विद्युत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन साइंस टेक में था। नदियों के जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो है उस पर था, वो भी ठीक था, लेकिन जनसाधारण था, विद्युत खपत वाला भी साधारण था। वर्तमान में स्मार्ट सिटी का है, पॉपुलर था, आप लिखा गया होगा। कचरा प्रबंधन रिपीट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बीपीएससी में। कचरा प्रबंधन से ज़्यादा लगाव लगता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा से संबंधित। इसमें 2 क्वेश्चन लड़के ने एवरेज में लिख दिया, लेकिन आप पहले भी की तरह भी साइंस टेक में बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं आता है, तो मैं उसका भी स्कोर एवरेज 55 to 65 दे रहा हूँ। अगर हम इसको रखते हैं 60, यानी ये 55 से 65 की टॉप क्लास के स्टूडेंट होंगे, यानी 60, यानी इसका अगर हम 180 हम इसको दे रहे हैं, लेकिन ये मैं टॉप शेप में दे रहा हूं। इन 330 नंबर जो ले आएंगे जीएस में, वो टॉप क्लास के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यानी कि कुछ लड़के 360-70 न ले आए, 380 भी ले आए, लेकिन 330 स्कोर करने वाले जीएस में इस बार अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे, उनका सिलेक्शन निश्चित होगा। दूसरा है
तो इसलिए मैंने कहा कि स्टैट देख लिया, स्टैट की स्थिति, जीएस का डायनेमिक क्वेश्चन ये, और अब ऑप्शनल की प्रकृति। इस बार दो चीज़ बहुत डिफरेंट हुआ है। एक तो कई सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जैसे मैथिली में हो चाहे पीए में हो, अधिकतर सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। और छात्रों की एक आदत होती है, जो पिछली बार जो पूछा जाता है उसको नहीं पढ़ के जाते हैं कि नहीं आएगा, तो वहाँ फिर उन प्रश्नों को लिखना, मेमोरी पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो आंसर उत्कृष्ट नहीं बन पाता है। एक तो ऑप्शनल में एक लफड़ा हुआ था, प्रश्नों का रिपीटेशन से बहुत सारे छात्र को नुकसान हुआ था। दूसरा है प्रश्न का स्वरूप। कुछ प्रश्न, जैसे कुछ जगह अगर आप गौर करेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति बहुत डायनेमिक रूप से चेंज थी। चाहे हिस्ट्री का प्रश्न हो, डायनेमिक चेंज था। और एलएसडब्ल्यू का, जो एलएसडब्ल्यू स्टूडेंट लेते थे, इसलिए इस छोटा सिलेबस है, 20, 22, 25 क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, वही पूछाएगा और वो उतार देंगे। और पहले भी स्कोर कम होते थे एलएसडब्ल्यू में। मतलब ये होता था कि एवरेज सबका वही एक सेट क्वेश्चन होता था, सबका सेट एक आंसर होता था, इसलिए एवरेज स्कोर, अगर आप 1-2% स्टूडेंट को छोड़ दें, अधिकतर स्टूडेंट को एवरेज, बिलो एवरेज मार्क्स दिया जाता था। 140 के लेवल में स्टैंडर्ड मान लिया जाता था। इस बार प्रश्न की प्रकृति चेंज है। प्रश्न की प्रकृति चेंज होने से दो तरह का चीज होगा। एक तो इस बार आंसर में वैरायटी आएगी। कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयार नहीं करके गया होगा, तो आंसर में वैरायटी आएगी। तो हो सकता है जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हों, उनको लगेगा कुछ अलग, जो कि पहले अलग नहीं लगता था। तो वैरायटी के कारण कुछ छात्रों को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे छात्र एलएसडब्ल्यू में जो डायनेमिक परिवर्तन हुआ है उसको आत्मसात नहीं कर पाए होंगे। तो बहुत सारे स्कोर स्टूडेंट को 60, 70, 80 भी आ जा करके हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ छात्रों को बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अधिकतर सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट की छोड़ दें, जैसे हिंदी में कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन सिर्फ रिपीट था, और हिंदी के क्वेश्चन लगभग, लेकिन उसकी भी प्रकृति चेंज थी, थोड़ी सी डायनामिक थी। सीधा क्वेश्चन प्रवृत्ति तवृत्ति करके नहीं था। जैसे तुलसी का भी क्वेश्चन था समसामयिकता से जुड़ा हुआ, तो वो भी थोड़ा सा चेंज करके था, डायनेमिक था। तो हर एक जगह एक डायनेमिक चेंज किया गया। ऑप्शनल में इस बार स्कोर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो, टॉप क्लास हो। किसी की, मैंने कहा कि कुछ लड़के को बहुत अच्छा होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑन एवरेज ऑप्शनल जो है हर एक विषय का कटअप के हिसाब से, तो वो हम मान के रख रहे हैं कि वह 155 से 160 जो है वो सेफ होगा। कुछ विषय में हो सकता है, हिंदी जो लिटरेचर हिंदी में हो सकता है किसी में जिप कर जाए, किसी सब्जेक्ट में जिप कर जाए, किसी स्टूडेंट को बहुत मार्क्स आए, लेकिन ऑन एवरेज मैं मान के रख रहा हूँ 160, ठीक है, 155 से 160। यानी कट ऑफ जो मेरा होगा वो 490 होगा। आप ये मान के रखें, कट ऑफ 490 होगा। अगर आप बहुत इसमें करेंगे तो ±5, मेरा कट ऑफ 490 ±5। लेकिन हर एक छात्र को जब अपना मार्क्स का इवैल्यूएशन करेंगे तो मेरे द्वारा बताए गए शेप पे देखिएगा कि मैंने किस प्रश्न का उत्तर आपने कैसे दिया। अगर टॉप क्लास दिया तब आप किसी में 65 रख सकते हैं, किसी में आप 60 रख सकते हैं, किसी में 55 रखते हैं। जो मैंने बताया है कि आप ले लीजिए, नहीं वहाँ पर फ्रेम करके, लेकिन अच्छा लिखा तो 60 ले लीजिए, फ्रेमिंग करना पर आप ठीक ठाक लिखा तो 55 ले लीजिए, कभी कभी ठीक ठाक भी नहीं लिखा 50 ली। इस तरीके से आप अपने मार्क्स का आकलन करेंगे। मेरे अनुसार से इस बार अगर जीएस सेकंड को छोड़ दें, जीएस सेकंड मैं मानता हूं आसान था, जबकि और बार के बारे में, लेकिन फर्स्ट पेपर जीएस का वो
डिफ़िकल्ट था और ऑप्शनल में थोड़ी सी समस्या थी, इसलिए मेरा कटअप जो है वो 490 ±5। यानी अगर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं 490 ±5 यानी 485 to 495। आप ये मान के रख रहे हैं कि ये कटअप जो है 485 से 495 होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेरा अपना प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर विश्लेषण था, उसके आधार पर मेरे द्वारा दिया गया था, किसी स्रोत या कहीं से जानकारी के आधार पर नहीं दिया गया है। अब आप इस आधार पे अपना आकलन करें तो आपके पास दो चीज़ है। एक तो मेंस 65th, बहुत सारे छात्र होंगे जो 65th मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं उन छात्रों को कह रहा हूँ 65th मेंस की तैयारी करने के साथ साथ 1 घंटे आप इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ आप तैयार करके रखें, क्योंकि जुलाई 2nd वीक में रिजल्ट होगा, तो अगस्त से ये इंटरव्यू सेव कर दिया जा सकता है। मेरा अपना अनुमान है कि 20-22 अगस्त से इंटरव्यू लिया जा सकता है। जैसा मेरा अनुमान है कि 20 से 22 अगस्त के आसपास से इंटरव्यू लिया जा सकता है, तो थोड़ी थोड़ी आप तैयारी उसको करें। तो बाकी आलोचना के लिए हम तैयार हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो कटअप है, हमने पहली बार जो 60 से 62 में, आपको याद होगा, तो मैंने कटअप दिया था फाइनली सिलेक्शन का 591 to 593। एक्चुअली मैंने वो दे दिया था सीधा 593 अंदाज के आधार पे, और लगभग वही स्कोर रहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अनुमान नहीं था, किसी स्रोत से पता चला था। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप कहिए तो हम एक बेसिक रख देते हैं, तो आप अनुमान नहीं करिएगा उसको, हम आपको बेसिक रख देते हैं 488। लीजिए 488 आपका कटअप हम रखते हैं, देखिए आपको कितना मिलता जुलता है। ये मान के रखें 486 हो जाएगा, 490 हो जाएगा तो ठीक है। 488 हो जाएगा तो आप ये नहीं कहिएगा कि हमें कहीं से पता था। धन्यवाद।